हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और एससीईआरटी की कक्षा 8 की ये पुस्तक हम पढ़ रहे हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, टीजीटी या पीजीटी या फिर जीआईसी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, सभी में आपको मदद मिलने वाली है इस बुक से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। लर्नर्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम जनवरी 31, 2021 को है, तो आप अनअकैडमी के टारगेट सीटेट जनवरी 2021 के कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवाए जाएंगे इंडियाज़ के टॉप एजुकेटर्स जो आपको पढ़ाने वाले हैं, जैसे डिम्पी मैथ्स, मनोज कुमार हिंदी, अंजलि रोहिला ईबीएस, भावना अग्रवाल साइंस, चेतन राज सिंह इंग्लिश, सौरभ पांडे संस्कृत, पूजा सीडीपी और अभिषेक अवस्थी एसएसटी। टाइमिंग भी आपको बता दिया गया है कि सब्जेक्ट की क्लास किस टाइम पर होगी। ये सभी टॉप एजुकेटर्स हैं और सीटेट की परीक्षा को ऑलरेडी पास कर चुके हैं, तो ये आपको गाइड करने वाले हैं, आपकी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस कोर्स में, जिससे कि आप सीटेट की परीक्षा को पास कर पाएँ। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी भी फ्री लाइव क्लास, टेस्ट या क्विजेस को ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक रेफरल कोड या अनलॉक कोड आपसे पूछा जाता है, जिसमें आप लिख सकते हैं प्रतीक्षा टेट। तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको रेफरल कोड भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सेशन को चुनकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आपको सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना है। अलग अलग कोर्स के लिए आप बार बार आपको सब्सक्राइब नहीं करना है। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, वन सब्सक्रिप्शन। पार्ट 6, ब्रिटिश राज के अधीन भारत के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भारत में कंपनी का जो शासन था वो समाप्त हो गया और अब भारत का शासन ब्रिटिश सरकार ने ग्रहण किया तथा रानी विक्टोरिया को भारत की शासिका घोषित किया। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की कुछ बातें यहाँ लिखी हुई हैं, जैसे क्षेत्रों के सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई, अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़ से सभी को क्षमा कर दिया गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर निश्चित कर दी गई। जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी में 1:2, 1:2 मतलब 2 यूरोपीय सैनिक होंगे और 1 भारतीय सैनिक होगा। ऐसे ही मद्रास यानी कि चेन्नई और बम्बई प्रेसिडेंसियों में 1:3 यानी कि 3 यूरोपीय सैनिक होंगे और 1 भारतीय सैनिक का अनुपात यहाँ पर निश्चित कर दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया की घोषणा के अनुसार इंग्लैंड ने भारत के शासन की देखरेख तथा नियंत्रण रखने के लिए एक मंत्री अलग से नियुक्त हुआ जो भारत मंत्री कहलाया और यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। साथ ही भारत में जो गवर्नर जनरल का जो पद था वो अब बदल के क्या बन चुका था, वायसराय। तो गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगे क्योंकि भारत में वह ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधि था। इसके बाद यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन के बारे में। भारत में प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने इंडिया काउंसिल एक्ट से की, जो कि 1861 ईस्वी के इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल का नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या 6 से 12 करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को था। इन सदस्यों में आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे और यह काउंसिल पूरी तरह से अधिकार विहीन थी। इस काउंसिल के द्वारा पारित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल के अनुमोदन के बिना कानून नहीं बन सकता था और कानून के मामले में भी यह मात्र एक सलाहकार समिति थी। इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में पढ़ते हैं। 1861 के एक्ट में भारत की शासन व्यवस्था में जो सुधार किए गए थे उसमें भारतीय जनता असंतुष्ट नहीं थी। भारतीय जनता की मांगों को ध्यान में रखकर भारतीय शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए 1892 ईस्वी का अधिनियम पास किया गया। वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या, जो कि 6 से 12 करने का अधिकार वायसराय को था, अब वो 12 से 16 कर दी गई। इसी कारण केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ही परिषदों में मनोनीत सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों से अधिक हो गई थी।
स्थानीय स्वशासन की बात करें, स्थानीय सरकार के संगठन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जैसे ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय वार्डों की स्थापना की गई, प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई, नगरों में नगर पालिका भी स्थापित की गईं। परिवर्तन 1883-85 के बीच स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित कर दिया गया। सिविल सर्विसेज जो लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षाएं होती हैं, तो घोषणा पत्र के तहत सन 1861 में भारतीय लोक सेवा अधिनियम यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट बनाया गया, जिसके अंतर्गत समस्त महत्वपूर्ण पदों पर ICS अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इनका चयन लंदन में होने वाली वार्षिक खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था और यह परीक्षा अंग्रेजी भाषा में ही दी जाती थी। 1853 ईस्वी तक इस परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु 23 वर्ष थी। इसे घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया, जो 1878 में घटाकर इसको फिर से 19 वर्ष कर दिया गया। 1883 ईस्वी में यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें, किस परीक्षा को? ICS की परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे, किंतु उम्र घटने से तो भारतीयों के लिए इसमें सम्मिलित होना लगभग असंभव हो गया था और आज ICS को ही IAS यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा कहा जाता है और इसकी चयन प्रक्रिया भी बहुत कुछ मिलती जुलती है। इस प्रक्रिया के तहत प्रशासन के दूसरे विभागों जैसे पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, डाक, तार, वन प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, कस्टम, रेलवे में भी सभी उच्च वेतन वाले पदों पर सिर्फ ब्रिटिश नागरिक ही नियुक्त हो सकते थे। भारतीयों के दबाव में 1918 ईस्वी में प्रशासकीय तथा लोक सेवाओं का भारतीकरण किया जाना शुरू हुआ, फिर भी नियंत्रण और अधिकार के पदों पर अंग्रेजी अधिकार ही बने हुए थे। तो ये 1918 तक थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था। सेना तथा पुलिस का पुनर्गठन 1857 के बाद पुनर्गठन की जो प्रक्रिया के अंतर्गत सेना को भी पुनर्गठित किया गया। 1857 ईस्वी के पूर्व मद्रास, बंगाल और बम्बई प्रांतों की अपनी अलग अलग सेनाएं थीं, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती थीं। 1893 में इनका एकीकरण किया गया। ब्रिटिश सेनाध्यक्ष के अधीन इस सेना को रखा गया और इसमें यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में लगभग दुगना था, यानी कि 1:2 था। 2 यूरोपीय सैनिकों पर एक भारतीय सैनिक था। भारतीय सैनिक सूबेदार से ऊपर किसी पद पर नियुक्त नहीं किए जाते थे और यह व्यवस्था 1914 ईस्वी के प्रथम विश्व युद्ध तक ऐसी बनी रही। पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ है? 1914 पे प्रारंभ हुआ है, ये भी आप ध्यान रखें। पुलिस संगठन में दरोगा का पद भारतीयों तथा पुलिस अधीक्षक का पद यूरोपियों के लिए रखा गया, क्योंकि सेना और पुलिस दोनों ही ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार कार्य में सहायक होती थीं। न्यायिक संगठन की बात करें, भारत में न्याय की परंपरागत प्रणाली मुख्य रूप से प्रचलित कानून पर आधारित थी। अनेक कानून शासनों, शरीयत तथा शाही फरमानों पर आधारित थे। शुरू में अंग्रेज आमतौर से प्रचलित कानून ही लागू करते रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कानून की एक नई प्रणाली विकसित करती गई। देन वित्तीय प्रशासन की बात कर लेते हैं। सन 1857 के बाद वित्तीय प्रशासन का भी पुनर्गठन किया गया। 1860 के बजट की जो व्यवस्था थी वो शुरू की गई। 1860 में बजट की जो व्यवस्था है वो शुरू की गई और कुछ समय बाद केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच आय के वितरण के बारे में भी निर्णय लिया गया। डाकघर, रेलवे, अफीम, नमक की बिक्री और चुंगी से होने वाली आय को पूर्णतः केंद्र सरकार के लिए सुरक्षित रखा गया। 1892 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर विचार करने का अधिकार भी दिया गया। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की भी नीति बनी। अंग्रेजी शासकों और प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य से किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय उनके समर्थक बन जाएं। लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई थी, तो उसका यह उद्देश्य था कि शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे। वास्तव में मैकाले का यह अनुमान काफ़ी सीमा तक सही निकला। पाश्चात्य शिक्षा
कंपनी का शासन प्रारंभ होने के समय देश में शिक्षा की जो व्यवस्था हेतु पाठशाला, मकतब, मदरसे थे। उच्च शिक्षा मुख्यतः अभिजात वर्ग के लोगों तक ही सीमित रह गई थी। निसंदेह आधुनिक शिक्षा का प्रसार केवल सरकार के प्रयास से नहीं हुआ। इस कार्य में ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने कई जगह पर कॉन्वेंट स्कूल खोले। आधुनिक शिक्षा का प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। भारत में आधुनिक विज्ञान का प्रयोग 19वीं सदी से आरंभ हुआ। उदारवादी आंग्ल शिक्षा नीति के चलते भारत में विज्ञान, तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास भी हुआ है। विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ उनमें विज्ञान विभाग की स्थापना हुई और अधिकाधिक भारतीयों ने विज्ञान को अध्ययन के लिए चुना और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। अब यहाँ पर देख सकते हैं चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महेंद्र लाल सरकार का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की स्थापना की। 20वीं सदी के 30वें दशक में इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना की। साइंस कांग्रेस के अधिवेशनों में देश के विभिन्न भागों के वैज्ञानिक भाग लेते थे और एक दूसरे से अपना विचार व कार्यों का आदान प्रदान करते थे। प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा और बीरबल साहनी जैसे कई वैज्ञानिकों ने ख्याति अर्जित की। सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी जीता। श्रीनिवास रामानुजन गणित और विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महान भारतीय वैज्ञानिक थे। जन सुविधाओं में वृद्धि। 18वीं शताब्दी तक अंग्रेजों ने देश के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई, किंतु 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति में परिवर्तन के लिए कुछ कदम उठाए। अंग्रेजों ने भारत में नहर व कुओं का भी निर्माण किया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खेतों को सींचकर उत्पादन बढ़ाया जा सके और भू राजस्व की अधिक से अधिक प्राप्ति हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहली रेल यात्रा 1853 में चालू हुई, जो कि बोरीवली से ठाणे के बीच थी 1853 में। ये चैप्टर हमारा एंड होता है और यहाँ थोड़े से कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको जानने हैं। जैसे 1835 में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी। शिक्षा के प्रसार हेतु 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ और आज भी कई जगह मोहल्ले कुछ अंग्रेजी प्रशासकों के नाम पर हैं, जैसे रॉबर्ट्सगंज, एलनगंज और जॉर्ज टाउन। यहाँ बहुविकल्प प्रश्न आपको दिए हुए हैं, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट कब पास किया गया? 1892, 61, 1883 या 1885 में। तो इसका जो सही आंसर होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया, वो किया गया 1892 में। और यहाँ पर है पहली रेल बोरीवली से ठाणे के बीच चली, कब चली ये आपको बताना है। तो इसका 1851, 52, 53 या 54। तो अभी हमने बिल्कुल पढ़ा है 1853 ईस्वी में पहली रेल बोरीवली से ठाणे के बीच तक चली थी। तो इसी के साथ हमारा ये आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 6, वो भी एंड होता है और जल्दी से हम इस बुक को कंप्लीट करके आगे और पुस्तकों की ओर बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। कोई भी महत्वपूर्ण सूचना होगी वो भी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।